Hello and welcome to Legal Angle. I am your friend and anchor, Abner Dias. With me I have Bombay's leading advocate, Mr. Falgun Gandhi, who is a stamp duty registration consultant and expert. Hello and welcome to the show, sir. Yeah, hi Abner. Can you please tell us about stamp duty and its purpose? सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। Of course, please, please. और ज्यादा करके अधिकतर जो लोग हैं हमारे वो हिंदी भाषा समझ पाएंगे। हाँ सर, तो first class. लेट अस स्टार्ट इन Yes, हिंदी। as per your comfort, sir. Yes, yes. पहले तो स्टैम्प ड्यूटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी इज अ लॉ ऑफ अर्थ। Correct. आप जो जमीन के अंदर फ्लैट लेते हो, दुकान लेते हो, ऑफिस लेते हो, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह लेते हो, जमीन खेतीबाड़ी की जमीन लेते हो, वो सब में सरकार का कहीं ना कहीं हिस्सा है जो स्टैम्प ड्यूटी के तौर पे वो वसूल करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर हर एक जगह का अलग अलग है। जैसे मुंबई का स्टैम्प ड्यूटी का रेट है 5% ऑफ द मार्केट वैल्यू और एग्रीमेंट वैल्यू विच एवर इज हायर। महाराष्ट्र के अलग अलग जिले के अंदर वो 6% है, 6% विच एवर इज हायर स्टैम्प मार्केट वैल्यू और एग्रीमेंट वैल्यू। But बॉम्बे का 5% है. बॉम्बे इज 5%। Correct. दूसरी बात यह है कि स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं लोग। वैसे रजिस्ट्रेशन तो एक रिकॉर्ड कीपर की तरह से रजिस्ट्रार जो है इज अ रिकॉर्ड कीपर ऑफ ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स। आप कोई फ्लैट खरीदते हो तो उनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड ऑफिस में होना जरूरी है। कल आपसे अगर फ्रॉड हो गया, किसी ने फ्रॉड कर दिया, किसी ने चीट कर दिया या कोई ऐसी लीगल लिटिगेशन आ गई, तो इफ योर डॉक्यूमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड देन डेफिनेटली इट हैज नो वैल्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, एक तरह का रजिस्ट्रेशन है। दे आर कीपिंग रिकॉर्ड्स विद द डिपार्टमेंट एंड व्हेनेवर इट इज बीन नेसेसरी टू प्रोड्यूस इन द कोर्ट। कोर्ट में वो प्रोड्यूस करते हैं कि ये यहाँ पे इन्होंने बेचा है, इसने खरीदा है। दीज आर द बेड फीचर्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। तो सर ये गुड फीचर्स क्या होता है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन? फीचर्स में तो एक तो रेवेन्यू पार्ट है जो स्टैम्प ड्यूटी है। स्टैम्प ड्यूटी आपको भरना जरूरी है क्योंकि सरकार का अपना हिस्सा है, सरकार का एक अपना कर है जो जिसको हम लोग टैक्सेस बोलते हैं। और रजिस्ट्रेशन हमारे सहूलियत के लिए जरूरी है। कल हमारे लिटिगेशन, हमारा प्रॉब्लम, उस पर वो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सर सुप्रीम कोर्ट में डेटेड 31 अगस्त 2010 में स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था। बहुत से डेवलपर, बिल्डर्स और जो बिल्डिंग बनाते हैं लैंडलॉर्ड्स वगैरह, ओपन जो पार्किंग था, हमारा जो कार पार्किंग का स्पेस है, 50% रिक्रिएशनल ग्राउंड यानी उसको गार्डन वहां बनाना है, बिल्डिंग की जो बेसिक एमिनिटीज बोलते हैं उनके लिए रिजर्व रखता था। लेकिन बहुत से बिल्डर ने इनका कुछ गलत फायदा लेते हुए वहां पे कार पार्किंग स्पेस करके लोगों को बेचना चालू कर दिया। और जो फ्री एफएसआई बोलते हैं इनके ऊपर कहीं पे भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं होता है। वो इट इज एन ओपन लैंड, इट इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी या बिल्डिंग के जो मेंबर्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर चेक कर दिया और जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो ये लोग फ्री एफएसआई एरिया बोलते हैं जिसको कार पार्किंग, एक फ्लैट एक कार पार्किंग कंपलसरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका क्लैरिफिकेशन दिया लोगों को कि बिल्डर शुड सेल एटलीस्ट वन कार पार्किंग एलोंग विद द फ्लैट, नॉट सेपरेटली। उनको बेचना ही है उसके साथ। इफ एट ऑल ही इज नॉट सेलिंग कार पार्किंग स्पेस, ही कैन नॉट सेल द फ्लैट। हालांकि धीरे धीरे इनके अंदर बदलाव आ रहा है। गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी रेडिएक्टर के हिसाब से ओपन कार पार्किंग रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। दे आर नॉट रजिस्टर्ड बिकॉज इट इज नॉट लीगल। बट एज फार एज स्टिल्ट एंड पोडियम पार्किंग का कंसर्न, रेडिएक्टर का रेट का 25% जो वैल्यू रहता है इनको 120 स्क्वायर फीट जो 120 फुट का जगह जो है इनके ऊपर उसकी स्टैम्प ड्यूटी अट्रैक्ट। ओके तो यानी सर एक फ्लैट पे एक पार्किंग इज गारंटीड, दैट इज द रूल ऑफ आवर गवर्नमेंट। सर दिस टेक्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप पार्किंग पे और फोकस डाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक फ्लैट ओनर हूँ, आई हैव टेकन वन फ्लैट, कैन आई गेट इफ आई हैव टू गो फॉर अ सेकंड पार्किंग, तो उसका क्या प्रोसेस है? देखिए ऐसा है कि बहुत से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पे मल्टीपल कार पार्किंग की अरेंजमेंट होती है, फैसिलिटीज होती है। जैसे पोडियम पार्किंग रहा, बेसमेंट पार्किंग है,
स्टिल्ड पार्किंग। करेक्ट। इफ एट ऑल बिल्डर हैज एक्सेस और एम्पल पार्किंग है तो बिल्डर आपको दे सकता है, बट इट इज ओनली बट इज इट चार्जेबल? बिल्डर दे सकता है, is it बिल्डर दे chargeable? सकता है, बट अगर बिल्डर कैसा होता है आज की तारीख में कोई भी बिल्डर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा है। ओके। इट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस बाय द वो क्या करते हैं कि आपका एग्रीमेंट वैल्यू के साथ में वो मर्ज कर देते हैं। ओके ओके। जो एक पार्किंग कंपलसरी देना है, दूसरा पार्किंग अगर आपको चाहिए तो यू कैन एग्जीक्यूट एग्रीमेंट फॉर कार पार्किंग स्पेस इन पोडियम, इन स्टिल्ट और इन बेसमेंट। ओके। वो करके वो दे सकता है, बट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द कार पार्किंग। Well, viewers, we are going to come with more important pointers just after a short break. Stay tuned here on Spin TV and with my guest, Mr. Falgun Gandhi. जो shops, offices और industrial areas पे stamp duty का क्या rules and regulations है? शॉप्स, ऑफिसेज और इंडस्ट्रियल एस्टेट के 5% जो रेट है स्टैम्प ड्यूटी As per Bombay एज पर regulations. बॉम्बे रेडी रेक्टर रेट, हर एक जोन के हिसाब से, हर एक सिटीएस के हिसाब से रेडी रेक्टर का रेट दिया गया। Welcome back after the break. With me, I have professional advocate Mr. Falgun Gandhi. Sir, takes me to my next question. जो shops, offices और industrial areas पे stamp duty का क्या rules and regulations है? शॉप्स, ऑफिसेज और इंडस्ट्रियल एस्टेट के 5% जो रेट है स्टैम्प ड्यूटी As per Bombay एज पर regulations. बॉम्बे रेडी रेक्टर रेट, हर एक जोन के हिसाब से, हर एक सिटीएस के हिसाब से रेडी रेक्टर का रेट दिया गया और उनके मुताबिक जो 20% बिल्टअप एरिया पे स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता। हालांकि जो आगे हमारी जो बात चली थी कार पार्किंग की जो थी, तो गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ने और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने Okay. बिल्डर की जो ये जो प्रैक्टिस थी पार्किंग देने नहीं देने की, उनको कर्ब करने के लिए एक वन सॉर्ट ऑफ एफिडेविट को फिलअप कराते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015, Okay. whether you are giving car parking along with this flat or whether you are not giving car parking along with this flat. उनके वो पत्र में लिखता रहता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ लेटर कि आई हैव बीन allotted parking space to along with this flat or we have not been allotted car parking with this. इससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ ईयर जो बिल्डर ने अपना माल बेचा है और जिन्होंने कार पार्किंग फैसिलिटी नहीं दी है, वो गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती। कार पार्किंग के ऊपर भी 5% स्टैम्प ड्यूटी है, दुकान, ऑफिसेज, फ्लैट और इंडस्ट्रियल एस्टेट, उस सब पे एक इक्वल परसेंटेज पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, 5%। Can you please describe the role of income tax versus stamp duty registration? 1/4/2013 से तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और हमारे जो भारत सरकार ने ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए एक नया कानून बनाया था। इनके अंतर्गत ऐसा था कि इनकम टैक्स आर्टिकल सेक्शन 50C के हिसाब से यदि आप और मैं बिल्डर हूँ और आप फ्लैट खरीद रहे हो, जो रेडी रेक्टर का जो रेट है उनका 2 करोड़ का है, बट फॉर एनी रीजन फैक्चुअल या बाय हाइडिंग, बाय कर्बिंग ब्लैक मनी में और आप 1.5 करोड़ के अंदर वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, Okay. इवन इफ माई वाइट वैल्यू एग्रीमेंट वैल्यू इज 1,50,00,000 बट सिंस माई रेडी रेक्टर वैल्यू इज 2 करोड़, तो मुझे 50 लाख रुपए पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बता के मुझे इनकम टैक्स भरना है, विच इज द हाइएस्ट इनकम टैक्स पेएबल ऑन माई साइड बीइंग अ बिल्डर। Okay. साइड बाय साइड बीइंग अ परचेजर, अगर आप भी कम रेट से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको भी 50 लाख के ऊपर इनकम टैक्स भरना है अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये पोजीशन इसलिए हुई कि रेडी रेक्टर का रेट और एक्चुअल रेट, वो दोनों रेट की अलग अलग थे। लोग स्टैम्प ड्यूटी भर देते थे रेडी रेक्टर रेट से, बट रिजल्ट 0 था। डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोचा कि इनमें तो लॉस है बन पैसा, लेकिन इनके दूसरे भी अगर पहलू पे सोचा जाए तो बहुत सी जगह ऐसी हो गई कि जहाँ पे रेडी रेक्टर का रेट बहुत ज्यादा है और एक्चुअल रेट बहुत कम है, जैसे वसई विरार साइड है, इंडस्ट्रियल एस्टेट है वसई में, तो वहाँ पे आज की तारीख में भी रेडी रेक्टर से काफी कम दरों पे जगह बिकी जाती है।
ओके तो वहां पे वो पोजीशन ऑकवर्ड हो गई। बट ओवरऑल 80% जगह पे लोगों ने वाइट ट्रांजेक्शन दिखा के चालू किया है और इनकी वजह से गवर्नमेंट को अच्छा फायदा भी हुआ है, रेवेन्यू ज्यादा मिल रही है इनकम टैक्स में, स्टैम्प ड्यूटी पे, सब जगह पे। सर वैट और सर्विस टैक्स का इम्प्लीकेशंस क्या होता है आफ्टर द बिल्डर्स डिलीवर द प्रोजेक्ट? हालांकि बहुत सी जगह पे देखा गया है कि वैट और सर्विस टैक्स जो एक हिडन इश्यू है लोगों के लिए। करेक्ट। आम आदमी फ्लैट परचेस करने जाता है, जरूरी नहीं वो व्यापारी हो, बहुत सी बार मेरे जैसा प्रोफेशन देता है, आप ही की तरह कोई सर्विसमैन देता है। वैट और सर्विस टैक्स का इश्यू ऐसा हो गया कि जब वैट और सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुए तब इनके सामने बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये कोई मटेरियल नहीं है, ये कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव नहीं हो सकती वो प्रॉपर्टी पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बावजूद भी हार गए वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बेनिफिट दिया, एक सब्सिडी दी कि अगर बिल्डिंग बन गई है और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया है, दैट मीन्स इट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर अगर उसी के साथ में कोई बिल्डिंग के अंदर कोई परचेजर फ्लैट खरीदता है, ओसी आने के बाद में, then they are not liable to pay VAT or service tax. Viewers, note this again. Once the OC, once the building is delivered to you, you are not liable to pay any VAT or service tax. I repeat, once the building is delivered to you, you are not liable to pay any OC or service tax. So digitalization is all over. So is there any website जहाँ पे customer can get information about SDR? Yes, महाराष्ट्र सरकार ने 2002 से जब कंप्यूटराइजेशन किया डिपार्टमेंट का, तब से लेके उनकी यही कोशिश रही कि एक आम से आम जनता को भी इंफॉर्मेशन मिले। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि सन 2008 से महाराष्ट्र ने अपनी जो वेबसाइट चालू की है, IGR महाराष्ट्र गवर्नमेंट.in करके इसका नाम है, IGR महाराष्ट्र गवर्नमेंट GOV.in। www.igrmaharashtra.gov.in। ये वेबसाइट से आपको ऑल ओवर महाराष्ट्र के हर एक जगह का रेट मालूमात कर सकते हो 2002 से अब तक। उसके दौरान भी आपको समझो कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से मालूमात करिए, समझो आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो और आपको देखना है कि वो फ्लैट और किधर किसी ने उसको बेचा नहीं है, या आपको कोई डबल सेल करके फ्रॉड नहीं कर रहा है, या उसका टाइटल जो है पर्टिकुलर वो आदमी के नाम से ही है जो आदमी आप बेच रहे हैं आपको, वो भी आप सर्च ले सकते हो उसके। अगर आपको सिटी नंबर, विलेज और वो एरिया का एड्रेसेस अगर आपके पास है तो यू कैन हैव सर्च बाय योर ओन। ओके। RTGS और NEFT स्टैम्प ड्यूटी का फायदा ये हुआ कि बहुत बार ऐसा होता था कि आपको डिमांड ड्राफ्ट दे देते थे स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए, लेकिन बहुत से किस्से में ऐसा हुआ है कि एजेंट वो डिमांड ड्राफ्ट दूसरे किसी के स्टैम्प ड्यूटी भरने में यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाते थे। बहुत से ऐसे केसेस मीरा रोड और दहीसर सेक्टर में बहुत से आए थे वहाँ पे हमारे नजर में। तो गवर्नमेंट ने ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की है, सुविधा उपलब्ध की है लोगों के लिए। वो ये जो वेबसाइट हम लोगों ने जो बताई, वो वेबसाइट सब इंफॉर्मेशन मिल सकती है। विदाउट गेटिंग हेल्प ऑफ एडवोकेट और एजेंट, कॉमन मैन इफ ही नोज IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर मालूमात है तो यू कैन गो एंड पे स्टैम्प ड्यूटी बाय हिज ओन website. Okay. We're going on a short break. Stay tuned with us because you will miss some important tips if you go away. Be here on Spin TV. Sir, home loans के ऊपर आप कुछ फोकस कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि बॉम्बे इज बिकमिंग सच ए एक्सपेंसिव एरिया टू लिव। बहुत सी जगह पे ऐसे पहले पाया गया था कि एग्रीमेंट के सामने होम लोन मिल जाती थी। Welcome back after the break. With me I have professional advocate Mr. Falgun Gandhi. Sir, home loans के ऊपर आप कुछ फोकस कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि बॉम्बे इज बिकमिंग सच ए एक्सपेंसिव एरिया टू लिव, और विदाउट लोन्स टुडे प्रॉपर्टीज। होम लोन्स के जो क्राइटेरिया जो है रिजर्व बैंक ने फिक्स किया क्राइटेरिया पे, सबसे पहले तो बहुत सी जगह पे ऐसे पहले पाया गया था कि एग्रीमेंट के सामने होम लोन मिल जाती थी, रजिस्ट्रेशन किया, बाद में बिल्डिंग बने नहीं बने वो लोग चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते थे।
तो वो एनपीए रेशियो बढ़ने लगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो वो लोग के पास आने थे। 3 सालों से वो आरबीआई ने ये सर्कुलर वो जारी किया कि अगर बिल्डिंग के पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है या अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो पर्टिकुलर फ्लैट का उनके पास में कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जिसको सीसी बोलते हैं वो पर्टिकुलर फ्लोर का है और अगर उनके पास प्रॉपर टाइटल है डेवलपमेंट का या फाइनेंस तो ही उनको होम लोन मिल सकती है, अदरवाइज होम लोन वो लोग देते नहीं। हमारे व्यूअर्स कैसे रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन? 2014 से लीगल लाइसेंस डॉक्यूमेंट जो है इनकी वेबसाइट पे हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उन्होंने ये वेबसाइट खोली है जहाँ पे लीगल लाइसेंस की रजिस्ट्री ऑनलाइन चालू करवाई है। ई रजिस्ट्रेशन ई रजिस्ट्रेशन से और इनके लिए उनको एप्लीकेशन देना है आईजीआर को। ओके, आईजीआर वहाँ पे एक कोड देंगे आपको डिजिटल सिग्नेचरीज का जो आपको डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह उन पे लगता है और आईजीआर आपको अगर आपके पास सब सुविधा उपलब्ध है वेब कैमरा और तब इम्प्रेशन लेने का जो मशीन होता है वो और स्कैनिंग मशीन ये सब चीज है तो आईजीआर गिव यू परमिशन सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स जो टर्म्स के हिसाब से गवर्नमेंट को लॉस हो और ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है। दूसरी बात ये है कि अगर फ्लैट के रजिस्ट्रेशन है वो भी ऑनलाइन हो रहा है और काफी जगह पे वो ऑनलाइन हो गया है। अगर आप डेवलपर हो और आपके पास में कम से कम 300 डॉक्यूमेंट 300 एग्रीमेंट फॉर सेल अगर आपको देना है एक साथ में रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके सब पेपर्स रेडी हो गए हैं, जैसे कि स्लम एरिया है जहाँ पे एक साथ 300-500 लोगों का रजिस्ट्रेशन एट ए टाइम होता है, बल्क रजिस्ट्रेशन मोर देन 300 पर पेपर, तो भी आईजीआर को अगर एप्लीकेशन करते हैं तो आईजीआर ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा देते हैं। इनमें आईजीआर बहुत बार अगर एप्लीकेशन देते हो तो उनके ऑफिशियल्स को डेप्यूट करते हैं आपके जगह पे डेवलपर की जगह पे, वहाँ पे ही वो रजिस्ट्रेशन का पूरा कार्य वहाँ कंप्लीट करते हैं ताकि समय की भी बचत हो जाती है और पार्टी को भी सर्विस मिल जाती है। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एडजुडिकेशन प्रोसेस पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो और स्टैम्प ड्यूटी क्या रोल है एडजुडिकेटेड पे? एडजुडिकेशन कोई भी एग्रीमेंट कन्वेंस डेवलपमेंट एग्रीमेंट फॉर सेल और असाइनमेंट डीड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज बाय वो गिफ्ट ये सब चीज जो है अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर पे बॉम्बे स्टैम्प एक्ट पे समाई गई है। बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जहाँ पे you don't know the exact valuation. Sometimes it is a bit difficult for registrar also to ascertain particular document because documents कभी-कभी बहुत सी चीज वहाँ पे इंक्लूड कर लेता है। कोई डॉक्यूमेंट के अंदर लैंड विद स्ट्रक्चर विद टीडीआर विद एफएसआई जैसे कन्वेंस डॉक्यूमेंट है वैसे बंगलों का भी डॉक्यूमेंट बनता है सेपरेट। तो जो डॉक्यूमेंट की समझ सब रजिस्ट्रार प्रॉपर वैसे नहीं समझ सकता है या उनकी जो वैल्यूएशन है वो रजिस्ट्रार एसेट नहीं कर सकते हैं या उनके अंदर एक ऐसा भय है कि जहाँ पे रेवेन्यू लॉस हो सकता है गवर्नमेंट को, वो डॉक्यूमेंट को एडजुडिकेशन करवाना जरूरी है। मैं भी एडवाइस करूंगा कि अगर लैंड के कन्वेंस या डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो बनते हैं वो प्रॉपरली एडजुडिकेट करा के करें। तो बहुत बार ऐसा पाया गया है कि डॉक्यूमेंट को एसेटेट करते हैं तो कोई मेजर इश्यू छूट जाता है जिसकी वजह से ऑडिट होते हुए बाद में नोटिस आती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दे आर सो मच कंसर्न अबाउट द रेवेन्यू विथ दी प्रॉम्प्ट के अंदर कि अगर कोई डॉक्यूमेंट बिना एडजुडिकेशन का रजिस्टर भी होता है तो तत्काल तपासनी करके वो लोग ने यानी प्रॉम्प्ट रिवैल्यूएशन का उन्होंने एक डिपार्टमेंट रखा है जहाँ पे टाउन प्लानर ऑफ एनी डिपार्टमेंट एडिशनल टाउन प्लानर जो असिस्टेंट टाउन प्लानर वो उनको असेस करता है। आगे देयर असेस एंड इफ सपोज देयर इज अ डेफिसिट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इमीडिएट उसको नोटिस भेज के वो भरवा देता है। पहले के दौर पे ऐसा नहीं था, पहले कैसा था कि सालों तक डॉक्यूमेंट वहां पड़े रहते थे और आपकी जनरेशन दूसरी जनरेशन जाके जब डॉक्यूमेंट छुड़ाने जाती थी तो उनको पेनल्टी के साथ भरना पड़ता था
although they were eager to pay stamp duty, उनको वहाँ पे जब समझ के अभाव में वो लोग स्टैम्प ड्यूटी नहीं भर सकते थे और आखिर में पेनल्टी के साथ भरना पड़ता। आज के दौर पे बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे और सिमेट्रिकेशन जैसे बोलते हैं कि स्ट्रीमलाइन जैसी हो गई ये चीज को कि एक ही जगह पे आपको स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन हो, वहां से ऑडिट का नोटिस आ जाता है। एडजुडिकेशन कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के करते हैं, जैसे कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स बोरीवली के हैं, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स अंधेरी डिवीजन के हैं, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स ओबेसिटी डिवीजन है, कलेक्टर ऑफ चेंबूर है जो मुंबई की बात करो, वैसे थाना के अलग अलग कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स है, वो लोग एडजुडिकेट करते हैं। दे आर ऑथोराइज by the government department to adjudicate the document. So can you tell our viewers what are the important factors to be considered while buying a property? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लोग जो है पेपर एड देख के प्रॉपर्टी बाय करने चाहते हैं। पेपर के अंदर उनको इतनी प्रॉपर्टी को प्रोजेक्ट करते हैं लोग, लीगल डॉक्यूमेंट लीगल एस्पेक्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत बार ऐसा देखा है मैंने कि ब्रोशर के ऊपर लोगों ने परचेस की हुई प्रॉपर्टी जो आज की तारीख में भी नहीं बनी है, 10 साल पहले जो लोगों ने बुक किया है प्रॉपर्टी पैसा दी की, आज की तारीख में भी वो प्रॉपर्टी नहीं हुई है। तो लोगों को एक ही आपके व्यूअर्स को एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदो पहले बिल्डर का बैकग्राउंड देख लीजिए, बिल्डर के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखो। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में आप जा रहे हो तो अगर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है तो उनके लीगल टाइटल देख लो, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, या अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो उनका रहता है, बिल्डिंग जो बनने के लिए सीसी जो बोलते हैं उनको, वो पूरी आई है कि नहीं। और तीसरी बात है कि वो पर्टिकुलर लैंड या बिल्डिंग के ऊपर गवर्नमेंट का या बैंक का कोई चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं। प्रोफेशनल एडवोकेट या प्रोफेशनल सर्चर को रख के आप ये सब चीज सर्च करवा सकते हैं। और अभी तो आरटीआई का एक भी आपको मालूम है, 15 दिन के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहो तो प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स थ्रू आरटीआई आप ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट विथ एप्लीकेशन, एक सिंपल एप्लीकेशन करके भी आप रिक्वायर्ड फीस भर के मंगवा सकते हैं। बट मैं अभी भी सब व्यूअर्स को एक ही एडवाइस करूंगा कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो सोच समझ के खरीदो, लीगल टाइटल और बिल्डर का बैकग्राउंड देख के प्रॉपर्टी का और डिजिटल लोग खरीदने का। अदरवाइज बहुत सी तकलीफें झेलते हैं लोग और काफी लोगों को मैंने ऐसा देखा है, एक जनरेशन ने प्रॉपर्टी खरीदे, दूसरा जनरेशन भी वहां रहने नहीं जा पाया। दे रिमेन फार अवे फ्रॉम द प्रॉपर्टीज। रेट बढ़ते हैं और जो रेट में उन्होंने प्रॉपर्टी बुक की है पहले के समय, वो रेट पे अभी झोपड़ा भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं व्यूअर्स को यही आपके रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हो सावधानी बरतें और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही प्रॉपर्टी पे कदम डालें। It's time that we end the show, but I'm sure you have learned the best from a professional consultant, Mr. Falgun Gandhi. Thank you for being on show, sir. I'll be back very soon with you all right here on Spin TV with a new topic. Till then, stay tuned on Spin TV.